तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागेवर जात्या। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हेलो एल्केन हेलोरीन्स पार्ट 10A। क्यों, अभी बताता हूं। बेसिकली बच्चों, यहां से हम एंटर करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पार्ट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा पार्ट होता है रिएक्शन विद मेटल्स। ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा तो हम लोगों के पास दो चीजें आएंगी, SN2 SN1। तो ये पार्ट 10A सिर्फ SN2 पे डील कर रहा है। 10 पार्ट B जो होगा वो SN2 पे ही डील करेगा, लेकिन वो जो वीडियो होगी वो बेसिकली जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए होगी। उसमें जो बातें होंगी वो जेईई नीट के काम आएंगी, बोर्ड्स के काम थोड़ी कम आएंगी, या कह लो आएंगी ही नहीं। बोर्ड्स के लेवल पे जितनी भी बातें काम आएंगी वो मैं यहाँ पे सब लिखने जा रहा हूँ। तो अगर आप ISC, CBSE, जय महाराष्ट्र, दिल्ली, कुछ भी किसी भी तरीके के बोर्ड्स पे डील कर रहे हो तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है। अगर आप जेईई नीट एस्पिरेंट हो तब भी ये वीडियो आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक तो पढ़ना ही है ना यार। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन, इस फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लिख लो यार, ये SN2 कहलाया जाता है। अब आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो भाई, ऐसा होता है, नाम से क्या पता चल रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले लेता है। या ये कह लें, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल देन इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इसका आंसर आपको एक रिएक्शन एग्जाम्पल देकर करना चाहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल CH3Cl प्लस KOH। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो बेटा ध्यान से देखो, OH माइनस है, यहां पे Cl पार्शियल माइनस है। ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर CH3OH प्लस KCl बनाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या छुपा हुआ है? OH माइनस। यहां पे क्या छुपा हुआ है? Cl माइनस। तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात अगर आए तो बहुत बच्चे ये कहते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। क्योंकि अक्सर बच्चे यहां पे लड़खड़ा जाते हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या? तो चलिए देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू द vacant orbital of कार्बन। तो यहां पे OH माइनस ने इस कार्बन पे अटैक किया था। न्यूक्लियोफाइल का मकसद हमेशा कार्बन पे अटैक करके पुराने न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करना और नए न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने का होता है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं सच बताऊं तो ये हुआ होगा कि ये CH3Cl इस तरह से बना है। ये आपका क्या है? एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इस अनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने इस सबस्ट्रेट पे अटैक किया होगा इस तरह से। तो कार्बन पे अटैक क्यों किया? इसलिए किया
क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे ही तो अटैक करेगा, नेगेटिव पे थोड़ी ना अटैक कर देगा, रिपल्जन नहीं हो जाएगा। तो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के पॉजिटिव पे, जिसकी वजह से जब धक्का लगेगा, अब कार्बन यार 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो Cl- निकल जाएगा, OH- जुड़ जाएगा। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में बात बता रहे हैं, अभी हम सब बताएंगे कि Cl- क्यों निकलता है। क्योंकि Cl- एक गुड लीविंग ग्रुप होता है। जी हां, लीविंग ग्रुप का मतलब जो चीज यहां से डिस्प्लेस होकर निकल रही है, जो चीज पहले से थी, अटैक होने के बाद उसकी जुदाई हो रही है, वो निकल रहा है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से, तो दैट इज कॉल्ड अ लिविंग ग्रुप। लेकिन बेस की बात तो आपने बताई नहीं, बता रहे हैं, सब्र करो सब आएगा। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ में आ गया होगा क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो है जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि लोन पेयर को कार्बन पे डोनेट करता है। जरूरी नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल हो, लिख दिया हमने कहने भर को लिख दिया, लेकिन ये आवश्यक नहीं है ये। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? वैकेंट ऑर्बिटल हम तब लिखते हैं जब मान लो Cl- निकला होता और C पर पॉजिटिव होता, कार्बोकेटायन होता, तो वैकेंट ऑर्बिटल होता। लेकिन यहां पे तो कुछ ऐसा नहीं है, यहां पे तो कार्बन का सारा सब कुछ फुल है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये जबरदस्ती अटैक मार रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज है जो अपना लोन पेयर को डोनेट करती है टूवर्ड्स द कार्बन एंड, या किसी भी ऐसी चीज को जिस पर पार्शियल पॉजिटिव का साइन है। न्यूक्लियोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, तो मोस्टली वी आर डीलिंग विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं यहां पे कार्बन को जानबूझकर सिग्निफाई कर रहा हूं, कार्बन, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन बेस से वो किस तरह से अलग है, तो बेस के लिए यहां पर लिख रहा हूं, बेस डोनेट्स इट्स लोन पेयर so as to accept the proton, प्रोटॉन मतलब H+। तो बेस हमेशा अपना जो लोन पेयर होता है वो H+ को अपनी तरफ खींचने के लिए देता है। कोई भी बेस अपना लोन पेयर जो देता है वो किसको देता है? H+ को देता है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल H+ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देता, बेस H+ को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। और ऐसा कंसेप्ट हम लोगों ने कहां पढ़ा हुआ है? ऐसा कंसेप्ट हमने ब्रॉन्स्टेड-लौरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, अगर हल्का फुल्का याद हो। ब्रॉन्स्टेड-लौरी क्या नाम है। ब्रॉन्स्टेड-लौरी क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एक एसिड वो होता है जो H+ देता है, और एक बेस वो होता है जो H+ लेता है। तो बेस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, किसको देता है? प्रोटॉन को देता है, और प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल बेस का NH3 पर ये लोन पेयर है, और यहां पर उसके H+ पड़ा है, इसने इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकी, इसने इसको बना दिया NH4+, तो इट हैज एक्सेप्टेड द H+। तो देखो लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है, लोन पेयर का डोनेशन यहां पे भी होता है, न्यूक्लियोफाइल में भी, लेकिन वो H+ को लेने के लिए नहीं होता, लेकिन बेस में H+ को लेने के लिए होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। क्योंकि आगे चलकर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी भी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कब वर्ड यूज करोगे न्यूक्लियोफाइल और कब वर्ड यूज करोगे बेस। क्लियर? अभी आप इसको इतना नोट करो, इट्स अ स्मॉल बेसिक्स फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ब्रॉडली मेजरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो भागों में डिवाइडेड है, SN2 SN1। सो सबसे पहले हम SN2 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और SN2 के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल को लिखना पड़ेगा। आप सब लोग साथ में नोट्स बनाते रहना बस। ये OH- है और ये एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये भी वही वाला एग्जाम्पल है जो भी हम लोगों ने किया है, और उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ ताकि चीज़ों को और बेहतर रूप से मैं आपको समझा सकूँ।
कि जीवन में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, जब हम इस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं तो बच्चे को बड़ी ही दिक्कत आने लगती है, बहुत मुसीबत आने लगती है कई बच्चों के लिए। उन्हें लगता है अरे बाप रे, अब हम ये क्या पढ़ने वाले हैं सर, क्या ट्रायंगल श्रायंगल बना रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये चीज़ CH3Cl मैं आसान भाषा में इस तरह से भी बना सकता था। ये लो बेटा, यही चीज़ मैंने रंगबाजी में इस तरह से लिखी है। रंगबाजी क्या है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिशर वेज एंड डैश डायग्राम। ये 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो कार्बन की आप अगर चारों बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं जैसे CH3Cl में, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल एक प्लेन में तो लाई करता नहीं है, 2D स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, 3D स्ट्रक्चर होता है ना, 109 डिग्री 28 मिनट्स। उसको अगर हम नज़रअंदाज ना करें और उसको हम कंसीडर करें, उसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, 3D ज्योमेट्री को, तो फिशर नाम के साइंटिस्ट ने वेज एंड डैश डायग्राम दिया है, जिसमें इस चीज को क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, वेज, और इसको क्या बोलते हैं, डैश। और उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, यहां पे लिख रहे हैं, वहां पे कंफ्यूजन ना हो, फिशर वेज एंड डैश डायग्राम। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स इन द 3D या 3 डायमेंशनल स्पेस। अब जो वेज होता है ये हमें क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज दैट दिस बॉन्ड इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जब आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हो, एक मिनट, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। ठीक है भाई। तो जब तक आप इसको ऐसे रोटेट करके देखोगे नहीं तो आपको ये वाला बॉन्ड तो दिखाई देगा नहीं। तो ये और ये एक सेम प्लेन में है। ये वाला क्या है, ये H है, ये वाला क्या है, ये Cl है, ये वेज जो है वो ये है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये वाला जो है डैश अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि ये वाला, ये पीछे घूम के। तो ये 3D स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब बात को आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो यहां पे आपको बता देता हूं, आप लोग लिख लो जिनको नहीं पता, जो पहली बार पढ़ लें। वेज का मतलब होता है दिस बॉन्ड इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और डैश का मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर कई बच्चे को अगर ना पता हो तो वो फिर बड़ा खुन्नस खा जाता है कि यार पता नहीं टीचर समझा क्या रहा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ आपको क्लियर रहे। अब होगा क्या, अब आती है मेन कहानी कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है इस रिएक्टेंट पे अटैक करेगा। अटैक जो होगा वो बैक साइड से होगा, फ्रंट साइड से नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है जो आपको नोट रखना है। फ्रंट साइड से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर Cl माइनस है, यानी कि पार्शियल माइनस, और इसके जो लोन पेयर्स हैं वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपल्जन कॉज कर सकते हैं। इसलिए ये पिछवाड़े से एंट्री मारेगा क्योंकि वो जानता है यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये इतने छोटे होते हैं भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, तो इनके द्वारा जो रिपल्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर किया गया है, माना गया है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल माना गया है, एकदम ना के बराबर। तो याद रखिएगा, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड so as to get rid of steric hindrance। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, अभी मैं सारे फीचर्स लिखवाने वाला हूं। so as to get rid of steric hindrance। steric hindrance का मतलब रिपल्जन caused by one atom or a molecule to the another atom or a molecule। तो रंगबाजी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको रिपल्जन ना कह के स्टीरिक हिंड्रेंस कह दिया है। खेलो दुनिया में बच्चों लोग उसके साथ, है ना। वैसे मुसीबतें कम थोड़ी ना थी जो ये इतने भारी भारी वर्ड्स आ रहे हैं। तो जब ये अटैक मारता है तो बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब एक बीच की स्थिति, एक बीच की कंडीशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच वाली स्टेट
ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब समझो ना, ट्रांजिशन मतलब वो दिखाएगा कि किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में बदल रहा है, उसके बीच में क्या हुआ, एक क्षण में ऐसा क्या हुआ। तो वो क्षण मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये रहा आपका कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन था और दो हाइड्रोजन्स इस तरह से जुड़े हैं, एक वेज से और एक डैश से। ये थोड़ा शिफ्ट करता हुआ मैंने इसलिए दिखाया कि जब OH माइनस आएगा तो हर बॉन्ड्स को रिपल्जन लगेगा, तो थोड़ी वो धक्का मारेगा ना, चलो बेटा थोड़ा उधर हो, हमको आने दो। तो होगा क्या, ये OH माइनस इस कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और Cl भी इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। अब जो ये मैंने डॉट 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 वाला बॉन्ड बनाया है, ये आपको क्या दर्शाता है? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दैट ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेकिंग and new bonds are forming simultaneously. पुराना बॉन्ड टूट रहा है CCl, नया बॉन्ड बन रहा है COH। दोनों एक ही समय पे होते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। डॉट का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि संपूर्ण रूप से अभी पुराना बॉन्ड टूटा नहीं है और संपूर्ण रूप से अभी नया बॉन्ड बना नहीं है, तभी तो इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्थिति जो आपको दर्शाती है कि किस तरह से पुराना बॉन्ड टूटने जा रहा है, नया बॉन्ड बनने जा रहा है। इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट 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 बॉन्ड से, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओल्ड बॉन्ड टूटने वाला है, नया बॉन्ड बनने वाला है, और वो भी साइमल्टेनियसली। क्यों साइमल्टेनियसली वर्ड का यूज कर रहे हैं? क्योंकि बेटा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो भाई 4 से ज्यादा तो नहीं ले सकता ना। तो यहाँ पे बॉन्ड देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये हाईली अनस्टेबल होती है। एक होता है अनस्टेबल, एक होता है हाईली अनस्टेबल। बहुत तकड़े तरीके से अनस्टेबल होता है ये। इसकी अनस्टेबिलिटी की कारण क्या है कि ये 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि बन नहीं सकते। इसी मजबूरी में ये जो Cl है, जो पुराना बॉन्ड है, वो टूटेगा, उसको बहाना चाहिए टूटने का। तो भैया OH माइनस ने जैसी कार्बन पे अटैक मारा तो Cl माइनस निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कार्बन और H भी तो है, H क्यों नहीं निकला, Cl ही क्यों निकला? अरे भैया कार्बन और H में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। पोलर बॉन्ड होता है CCl बॉन्ड, इसलिए Cl माइनस के रूप में निकल सकता है, लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ H माइनस के रूप में नहीं निकल सकता। तो इसलिए ध्यान रखना कि Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो Cl माइनस निकलेगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स और न्यू बॉन्ड्स एक साथ बन रहे होते हैं, ऐसी रिएक्शन को कंसर्टेड रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसर्टेड रिएक्शंस। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यहां पर अब आप क्या देखने वाले हो? आपको जगह दिखाई दे रही है ना? 1 मिनट, हाँ जी। अब यहां पर आप देखोगे कि आपका नया बॉन्ड तैयार हो जाएगा और पुराना बॉन्ड संपूर्ण रूप से टूटकर निकल जाएगा। क्लियर? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस Cl माइनस इज अ लिविंग ग्रुप। अब मैंने आपको वेज एंड डैश डायग्राम का प्रयोग क्यों किया था? वो सिर्फ इस चीज को दिखाने के लिए किया था। क्या? कि देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है और ये जो रिएक्टेंट था, इन दोनों में डिफरेंस है। ये H इधर है, ये H इधर है, नीचे वाला H भी इधर है, नीचे वाला H भी इधर है, लेकिन ये वाला H डैश वाला ये कूद कर इस तरफ चला गया। Cl माइनस यहाँ था, सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, OH यहाँ आना चाहिए था, लेकिन OH इस तरफ जुड़ा है।
यानी कि कन्फिग्रेशन एकदम पलट गई है। इसको बोलते हैं कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो जाना, जिसको एक साइंटिस्ट वॉल्डेन नाम के ने ढूंढा था, इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन। हम इन्वर्जन नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देयर इज द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहां पर एक वीडियो आएगी, एक पार्ट आएगा हैलोजन हैलोजेंस के अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच इज यूज्ड इन एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हैलोजन हैलोजेंस। उसमें मैं वहां पर इन्वर्जन वर्ड को और थोड़ा बेहतर रूप से समझा दूंगा। हालांकि यहां पर भी आप समझ सकते हो, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। आप देखो ना, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स हैं जिस तरीके से जुड़े हैं उसका इन्वर्टेड आ रहा है। ये H इधर था लेकिन अब यहां प्रोडक्ट में H इस साइड आ रहा है। Cl न्यूक्लियोफाइल यानी यहां जुड़ा था तो OH यहां जुड़ना चाहिए था लेकिन पीछे की तरफ जुड़ रहा है। तो ये क्या है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्यूरेशन। तो इसलिए इसको वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वॉल्डेन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। Cl- इज अ लीविंग ग्रुप। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ SN2 जो आपको पता होने चाहिए। और एक बात और बता दूं कि SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखो कहीं पे भी हमको कोई दूसरे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही स्टेप में हो गया। वो तो बोर्ड में वहां जगह नहीं थी वरना वहीं पे दिखाता। क्लियर हो गई? अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लेते हैं ताकि हमसे कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम लोग SN2 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखेंगे जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और ये लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके नाम को जस्टिफाई करो। देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर है आपके में, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आप उसमें समझ जाओगे। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक्स देयर इज सम रेट लॉ, and according to the rate law which is experimentally determined, it has been seen कि SN2 में जो रेट इक्वेशन लिखी जाती है या जो रेट होता है रिएक्शन का, वो दोनों रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने दो रिएक्टेंट्स यहीं लिए थे, एक CH3Cl और एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH-। तो जो रेट है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के मोलर कंसंट्रेशन पे। और अगर तुम लोग रेट लॉ निकाल लेते हो तो वहीं से ऑर्डर आता है। ये बातें काइनेटिक्स की हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा, दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप इस चीज़ को इग्नोर मार सकते हो। जब काइनेटिक्स आप पढ़ लोगे या मैं पढ़ा दूंगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऑर्डर में क्या होता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स हैं, जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें ओवरऑल ऑर्डर मिलता है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर जो है वो 2 है। तो ये 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट पे? SN2 के रिस्पेक्ट पे। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो आता है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को लेकर। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर इफेक्टिवली कोलाइडिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। सो देयर आर बेसिकली टू रिएक्टेंट्स आर देयर विच आर इफेक्टिवली कोलाइडिंग टू फॉर्म द बेसिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 है, इसीलिए इस रिएक्शन के नाम के एंड में बाई मॉलिक्यूलर लिखा जाता है। अगर मान लो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 होती तो टर्म मॉलिक्यूलर होता, अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती तो यूनिमॉलिक्यूलर होता। अभी SN1 पढ़ने वाले हैं ना, तो जो 1 लिखा है वो वहां पर यूनिमॉलिक्यूलर के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, इसको नोट करिए। ये 3 पॉइंट्स किसके रिस्पेक्ट पे? काइनेटिक्स के रिस्पेक्ट पे है। अब आते हैं जो हमने आपको जो चीज समझाई थी कि वो देखो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, तो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इन दीज रिएक्शंस ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और उसकी खास बात क्या है? इट इज वेरी अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो तुरंत टूट जाता है। सिक्स्थ में क्या है कि इट इज द कंसर्टेड रिएक्शन। इट इज द कंसर्टेड रिएक्शन, जिसमें आपके पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड एक साथ टूटते और बनते हैं।
Coming to the seventh point, no reaction intermediate has been formed over here. No reaction intermediate has been formed over here. रिएक्शन इंटरमीडिएट से मेरे कहने का तात्पर्य होता है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, इन सब को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। 8th पॉइंट की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। SN2 रिएक्शंस रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन, भाई पता कैसे चलेगा? कभी कभार क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कि बताइए किसमें SN2 ज्यादा हो रही है, तेज हो रही है, स्लो हो रही है। तो मेन फैक्टर क्या है? तो SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस मैंने आपको बताया ना, इट इज द रिपल्जन विच हैज बीन कॉज्ड बाय वन एटम और वन मॉलिक्यूल टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे जो Cl माइनस है वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस को रिपल्जन लगा सकता है, या मान लो जो वो हाइड्रोजन थे CH3Cl में, अब उस हाइड्रोजन की जगह अगर हम मिथाइल ग्रुप ले लें, इथाइल ग्रुप ले लें, बल्कि ग्रुप्स ले लें, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को जो कि पीछे से अटैक कर रहा था उसको थोड़ी दिक्कत होगी अटैक करने में, क्योंकि उसको रिपल्जन महसूस होगा, क्योंकि हर एक एटम हर दूसरे एटम को या मॉलिक्यूल को रिपल मारता है। क्यों रिपल मारता है? उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका कोई पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसका भी पॉजिटिव न्यूक्लियस है। तो ये चीजें आपस में क्या करती हैं? फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा करती हैं। तो if we talk about the decreasing order of reactivity, decreasing order of reactivity in SN2, तो वो क्या होगी? सबसे ज्यादा तेज मिथाइल में होगी, इसलिए मैंने मिथाइल का एग्जांपल लिया था, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़े और हाइड्रोजन का स्टीरिक हिंड्रेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना गया है। तो अगर हाइड्रोजन है तो अटैक बड़ा आसानी से होगा, रिएक्शन बहुत तेज होगी। उसके बाद आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है, उसके बाद आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है, उसके बाद आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है। 3 डिग्री में SN2 बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बल्किनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 3 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना? 3 डिग्री का मतलब जैसे आप एक ही एग्जाम्पल ले लो यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? सोचो, ये आपके सामने मैंने टर्ल्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बनाया है। अब अगर OH माइनस आएगा तो उसको कितना तक्कड़े तरीके से रिपल्जन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप CH3 एकदम रास्ता घेर कर बैठे हैं। OH माइनस का अटैक होना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बल्किनेस जितनी ज्यादा होगी उतना स्लो अटैक होगा, और जितनी ना के बराबर होगी जैसे CH3 के केस में, उतना अटैक आसान होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, SN2 का एग्जांपल देते हुए मैंने CH3Cl का उपयोग किया। 10th पॉइंट इसका आता है अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। ठीक है ना? फिर से किस लिए? स्टीरिक रिपल्जन से बचने के लिए। अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। 11th पॉइंट, दीज रिएक्शंस accompany by inversion of configuration। हमने ये पॉइंट देखा था, समझा था, सीखा था। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट में जिस तरह से बॉन्ड्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, हर चीज एकदम अपोजिट हो जाती है। तो 11 पॉइंट्स लिखकर आप लोग इसका सगन चढ़ाइए। शुभ सगन होता है ना। मैं यहां पे 12th पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता हूं। SN2 रिएक्शंस
are most likely to occur in, are most likely to occur in, ये वर्ड ध्यान रखना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब बोर्ड लेवल पे आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन इसके अगर डिटेल जानना है तो पार्ट 10B को देखना मत भूलिएगा। हालांकि मैं छोटे तात्पर्य से बता दूं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है, या आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब वो है जिसमें हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ना जुड़ा हो। क्या बोला मैंने? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ना जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो जो H+ देने के लिए नाकामयाब रहें, जो ना दे पाए। अब इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो आप लिख सकते हो, एग्जामिनर पर आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। आसान से एग्जाम्पल देता हूं, CH3CO CH3 एसीटोन, और एक याद रख लो DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एक लिख लो DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, तो ये अब एसीटोन में एग्जांपल देखो, क्या ऑक्सीजन के आसपास कहीं हाइड्रोजन लगा है? नहीं। हाइड्रोजन कहां जुड़ा है? कार्बन से, और हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो क्या एसीटोन में कहीं पे कोई प्रोबेबिलिटी है कि वो H+ दे सके? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो एसीटोन जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और कोई आसान सा एग्जांपल है सर? हाँ लो यार, एक और ले लो, CH3CN। CH3CN ये भी एक सॉल्वेंट है। कौन सा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट्स के बारे में अगर डिटेल जानना है, जो कि आपके बोर्ड लेवल पे नहीं है, लेकिन अगर जानना है तो पार्ट 10B SN2 पर देखो। तो एक बार फिर से हम लोग पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। रेट लॉ लिखते हैं, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर भी 2, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट मिलता है जो कि अनस्टेबल होता है। कंसल्टेड रिएक्शन है, मतलब जहां पे पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है वो भी एक साथ होता है। कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब कोई भी कार्बोकैटायन कार्बन एंड वाली चीज नहीं बनती है यहाँ पे। SN2 की जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस पे, इसीलिए मिथाइल की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। 3 डिग्री में बल्कीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अटैक बहुत मुश्किल हो जाता है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड्स, और दीज रिएक्शंस एक्कम्पनीज बाय द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन वर्ड मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, SN2 रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू अकर इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो ये 12 पॉइंट्स, 10 से 12 पॉइंट्स अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिख कर आते हैं, आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू, आपको कोई टीचर फुल मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, कोई भी कतराएगा नहीं नंबर ना देने से। आई होप आप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और भी अगर आपके अंदर नॉलेज पाने की भूख है तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके SN2 में। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर जाती है।